हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 11वीं वर्कशीट जिसका विषय है दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि दिल्ली की बहुत पुरानी मस्जिदों के हैं और ये सभी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के काल में बनाई गई हैं, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, मौठ मस्जिद जिसको हम मस्जिद मौठ के नाम से भी जानते हैं, जमाली कमाली मस्जिद। उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल व उससे जुड़ी अन्य जानकारियां आप अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से एकत्रित कर सकते हैं, यानी इन मस्जिदों के बारे में डिटेल में हम अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ सकते हैं। आगे है, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान हुए वह अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे ख़ास तौर पर इल्तुमिश, ये सामंतों यानी अमीर व्यक्तियों, ज़मींदारों, इनके स्थान पर, इनके जगह पर अपने ख़ास गुलामों को ये सूबेदार बनाते थे। सूबेदार यानी किसी एक क्षेत्र का मालिक। और इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता था, यानी अपने जिस गुलाम को वो किसी एक क्षेत्र का मालिक बना देते थे तो उसको फ़ारसी में बंदगा के नाम से जाना जाता था। गुलाम जो खरीदे जाते थे वो सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे, यानी जब एक राजा युद्ध लड़ना चाहता था, यानी जब कोई राजा अपनी सेना बढ़ाना चाहता था तो वह गुलामों को खरीदता था अपनी सेना में भर्ती करने के लिए, सैनिक बनाने के लिए। आगे है, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। यानी खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन्होंने भी दिल्ली पर शासन किया और ये लोग बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, यानी अपने गुलामों को ही सूबेदार बनाते रहे। और इसके साथ ही इन्होंने आम लोगों में से ही अनेक लोगों को राजनीतिक पद दिए, यानी अपने राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर आम लोगों को बिठाया, जैसे सेनापति के पद पर, सूबेदार के पद पर। आगे है, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। यानी आमतौर पर जो भी गुलाम और आश्रित जो ऊंचे पदों पर बिठाए गए थे, सूबेदार बना दिए गए थे या सेनापति बना दिए जाते थे, यानी जो सुल्तान उन्हें खरीद के लाया था और जिस सुल्तान ने उन्हें इस ओहदे पर पहुंचाया, उसके लिए तो वे वफादार रहते थे। और जब उस सुल्तान का कोई उत्तराधिकारी शासक बनता था तो जब भी सत्ता में परिवर्तन होता, कोई भी नया सुल्तान गद्दी पर बैठता, तो पुराने और नए सूबेदारों में, पुराने और नए सेनापतियों में उठापटक, टकराहट, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। इसके बाद है, सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाला इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। यानी सुल्तानों के बाद जब खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया तो उस समय जो भी क्षेत्र बांटे गए थे, जो भी सूबे बनाए गए थे, उन सूबों को इक्ता कहा जाता था और इक्ता संभालने वाले को सूबेदार न कहकर इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इसके बाद है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। यानी जो भी सूबेदार, जिसको मुक्ति कहा जाने लगा खिलजी और तुगलक शासकों के दौर में, इनका फर्ज था राजा के लिए फौज तैयार रखना और जब भी राजा किसी युद्ध के लिए इनको सेना के साथ बुलाए तो ये अपनी सेना का नेतृत्व करते थे राजा के पक्ष में।
और इसके बदले में उन्हें ये अधिकार प्राप्त था कि वह अपने सूबे में, अपने इक्ते में, अपने क्षेत्र में लोगों से कर वसूल कर सकते थे, यानी राजस्व इकट्ठा कर सकते थे। राजस्व का यहाँ अर्थ है सरकार को जो लोगों पर लगाए गए कर से इनकम होती है, आय होती है, उसी को राजस्व कहा जाता है। तो राजा ने राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकार था वो भी मुक्तियों को यानी इक्तदारों को दे रखा था, और ये इक्तदार इस राजस्व से अपनी सेना को तनख्वाहें दिया करते थे। आगे है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद, वंश, परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था, यानी मुक्ति लोग कहीं अपने आप को स्वतंत्र घोषित न कर दें, वे राजा के लिए सेना रखना बंद न कर दें, मनमाने ढंग से लोगों पर कर न लगा दें और अपने बाद अपने बच्चों को ही उस क्षेत्र का मालिक न घोषित कर दें। इसके लिए इक्तदारों को, मुक्तियों को थोड़े समय के लिए ही किसी क्षेत्र में रखा जाता था, यानी कुछ समय बाद ही उनका तबादला, उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया जाता था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया और स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व निर्धारण और वसूली के लिए बिचौलियों को हटा दिया गया, यानी इक्तदारों को, सूबेदारों को, इनको सबको हटा दिया गया और कर वसूलने का काम सीधे तौर पर राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और इतना ही नहीं बल्कि इक्तदारों को, सेनापतियों को, सूबेदारों को, इनको भी कर देने के लिए बाध्य किया गया कि ये भी अब कर चुकाएंगे। और उस समय 3 प्रकार के कर जनता से लिए जाते थे, जनता से वसूले जाते थे। एक था किसानों पर, जो कि उनकी उपज का लगभग आधा हिस्सा होता था। दूसरा मवेशियों पर यानी जानवरों पर, और तीसरा घरों पर, जैसे आज प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप सल्तनत काल में इक्तदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते? यदि हम सल्तनत काल में इक्तदार होते तो हमें सेना रखनी पड़ती, सेना को वेतन देने के लिए और स्वयं का खर्चा चलाने के लिए लोगों पर कर लगाना होता, उनसे कर वसूलना होता। कर वसूलने के लिए अनेक लोगों को रखना पड़ता, हिसाब किताब करने के लिए भी लोगों को रखना पड़ता, और इस प्रकार की अनेक जिम्मेदारियां हमें संभालनी होती। दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। पहला कर था कृषकों पर या कृषि पर लगने वाला कर, जो कि उपज का लगभग आधा भाग था। दूसरा कर था जो कि मवेशियों पर लगाया जाता था, यानी जानवरों की संख्या के आधार पर जानवरों के मालिक को कर देना होता था। तीसरा कर था घरों पर, जैसा कि आज प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर हम देते हैं। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के काल में कर वसूलने का काम सीधे तौर पर राज्य के नियंत्रण में था। राज्य व जनता के बीच के सभी बिचौलियों को हटा दिया गया था और इक्तदार रह चुके, सूबेदार रह चुके लोगों को भी कर देना होता था। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।